अच्छा, फंक्शन विजिट हमने पढ़ना है। तो ये मैंने कई दफ़ा आपको करके भी दिखाया है ये एक्सेल के ऊपर, कि अगर हमें किसी चीज़ का जो है वो फंक्शन नहीं आता, जैसे सम करना है, तो उसके लिए सम वर्ड यूज़ होता है या ऐड यूज़ होता है, ये मुझे अब पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे फॉर्मूलाज में जाऊँगा, ये ऑप्शन होते हैं इंसर्ट फंक्शन। तो ये आपके साथ सामने एक विंडो आ गई है, बॉक्स आ गया है, जिसमें से आप देख सकते हो कि ये सम का फंक्शन है, एवरेज का है, इफ का है, हाइपरलिंक ऑन वगैरह, ये तो ये सारी जो होती है ना, इसको आप इजीली जो है अप्लाई कर सकते हो फंक्शन को। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फंक्शन विजर्ड, कि हम फंक्शन तो यूज़ कर रहे हैं, बट किसी चीज़ की हेल्प से हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस विंडो का नाम है फंक्शन विजर्ड। अगर आप किसी डेफिनेशन देखें तो ये लिखा हुआ है, टू व्यू ऑल फंक्शन अवेलेबल इन एम एस एक्सेल एंड टू अप्लाई एनी ऑफ देम, या तो हम उनसे देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से फंक्शन है, या हम उसे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम अप्लाई कर सकते हैं विंडो की हेल्प से। उसका नाम क्या होता है, फंक्शन विजर्ड होता है। और अगर हमने एक्टिव करना हो तो हम इंसर्ट और फंक्शन में जाके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ तक याद करना है, ये जो लिखा है ना इंसर्ट फंक्शन था। और आपको ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि फंक्शन विजर्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर है, इंसर्ट का बटन, देन फंक्शन का बटन। ओके, ये शॉर्ट आंसर आता है। उसके बाद फॉर्मेटिंग वाला ये इंक्लूड नहीं है। उसके बाद ये चार्ट्स हैं, ठीक है। चार्ट्स कहते हैं, ग्राफ्स को कहते हैं, कि अगर हमने ग्राफ वगैरह बनाना हो तो हम किसी भी तरह का डाटा इंसर्ट करके उसका ग्राफ बना सकते हैं। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का ग्राफ देखना है जी, कि किस तरह से वो जो है ना वो मूव कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम चार्ट के थ्रू इजीली देख सकते हैं। इसके अंदर डाटा विजुअल फॉर्म में होता है, विजुअल मतलब पिक्चर की फॉर्म में होता है, तो उसको जज करना ज़्यादा ईजी होता है। तो इसमें इसने क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, चार्ट अलाउ करता है कि आप डाटा प्रेजेंट कर सकते हो, ओके। और जो भी आपने एंटर किया वर्कशीट के अंदर, बट प्रेजेंट कैसे करोगे, विजुअल फॉर्म में, विजुअल मीन्स पिक्चर की फॉर्म में। और हमारे पास ग्राफ कितनी तरह के होते हैं, मल्टीपल तरह के होते हैं। अभी आप नीचे देखेंगे हमारे पास 4 तरह के होते हैं ग्राफ। तो बिफोर यू कैन मेक अ चार्ट यू मस्ट फर्स्ट एंटर डाटा इन द वर्कशीट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पहले आपने डाटा एंटर करना है, फिर उसका जो है ग्राफ बन सकता है। ये नहीं कि ग्राफ पहले बना लो, डाटा एंटर करो ना। जैसे कहते हैं जी, कोरोना का हमने निकालना है, ग्राफ निकालना है, तो कोरोना के एक मरीज का पता ही नहीं कितने हैं, तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट एंटर डाटा एंड देन मेक ग्राफ, ओके। तो अगर शॉर्ट में आते हो तो आप क्या करोगे, स्टार्ट से लेके यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। प्लस अब लिखोगे कि कितनी तरह के ग्राफ्स होते हैं, वो 4 ये नाम लिख दोगे आप। ये नाम अपने लाजमी लिखने हैं ग्राफ्स के, पाई ग्राफ, लाइन, बार एंड रडार, ठीक है। 4 होते हैं, और ये याद रखिएगा, एमसीक्यू भी आ सकता है कि हमारे पास जो है चार्ट्स या ग्राफ्स कितनी तरह के होते हैं, तो ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो गया है, ठीक है। ये बल्कि ये लास्ट वाला शायद टॉपिक है, ये शीट वाला। ये क्या होता है बताए तो, रोज और शीट नहीं है मतलब, सर। नहीं है, चले ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है किसी, तो इसमें से सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज स्प्रेडशीट। तो ये मैंने आपको बताया था, अपने यहाँ से स्टार्ट करना है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यहाँ से लेके और कॉलम तक लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ तक अब लिखते हैं। उसके बाद फीचर की बात करें तो फीचर में से आपको अगर फीचर वैसे क्वेश्चन आता है, वैसे तो बहुत कम चांसेस है, लेकिन कभी आ जाएगी फीचर्स की लिस्ट बना दें आप। तो पहले इसका नाम लिख दें, ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम, फिर फॉर्मूला, फंक्शन, कमांड, टेक्स्ट मैनिपुलेशन और प्रिंटिंग, सारे आपको नाम लिखने पड़ेंगे अगर फीचर की लिस्ट वो पूछता है आपसे। और एक एमसीक्यू मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर स्प्रेडशीट के बारे में पूछता है कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है हमारे पास, तो 2 हैं, लोटस 123 प्लस एक्सेल, 2 सॉफ्टवेयर है। ग्रिड अगर आता है फिर आपको पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, ग्रिड के बारे में क्वेश्चन करता है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम भी आ जाती हैं। और रो का मतलब होता है कि नंबर, कॉलम का मतलब होता है लेटर, ये एमसीक्यू है कि रो को हम क्या साइन करते हैं और कॉलम को हम क्या साइन करते हैं। उसके बाद सेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ई सेल हैज रेफरेंस नंबर दैट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द कॉलम नंबर एंड रो नंबर। और आगे एग्जांपल A1 G18, यहाँ तक डेफिनेशन है सेल की, और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एमसीक्यू आता है सेल कौन सा वैलिड है, जैसे A1 G18, पहले इंग्लिश का कैरेक्टर बाद में नंबर आता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये सेल के अंदर लेबल होता है, वैल्यूज होती है, ओके। और ये लेबल और इसकी वैल्यू है,
वो डेफिनेशन वो आगे भी है, तो यहाँ से आप याद ना कीजिएगा। यहाँ बस आप इतनी ही याद करेंगे G18 तक। बस ये याद रखिएगा सेल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। फॉर्मूला, फंक्शन, ये सारी डेफिनेशन जो है वो आगे वाली याद करनी है आपने, यहाँ से याद करनी है। और कमांड का मतलब कोई एक्शन परफॉर्म करना, टेक्स्ट मैनिपुलेशन मतलब कोई टेक्स्ट के ऊपर काम करना, और प्रिंट मतलब हार्ड कॉपी। तो ये तीनों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये डेफिनेशन। फॉर्मूला और फंक्शन की इंपॉर्टेंट है, बट वो हम आगे से याद करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन जो थी वो आपने याद करनी है। पहले तो वर्कशीट बेसिक्स, बेसिक कितनी होती है वर्कशीट की चीज़ें, 3 याद रखिएगा MCQ। उसके बाद लेबल और वैल्यू और फॉर्मूला जो है वो अपने यहाँ से डेफिनेशन याद करनी है इन तीनों की। तो लेबल यहाँ से लेके एंड तक आप याद करेंगे। और यहाँ पे MCQ भी आ गया था कि हम जो फॉर्मूला है किस पे अप्लाई करते हैं, वैल्यूज पे, लेबल्स पे नहीं अप्लाई करते। ये आखिरी लैंग्वेज थी इसकी, MCQ भी था वैल्यूज। और वैल्यूज ये सारा आप याद करोगे। और इसकी अपने एग्जांपल्स मैंने आपको बोला था लिख दीजिएगा। लेबल की एग्जांपल जैसे स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स है ना, ये हेडिंग है। वैल्यूज अपनी एग्जांपल जैसे कि 10, 20 ये वैल्यूज हैं। ओके, एग्जांपल लिख लीजिएगा। लेबल की हेडिंग जैसे टोटल मार्क्स, स्टूडेंट नेम, परसेंटेज, ये हेडिंग्स हैं। और वैल्यूज 20, 80, 40.5, इसमें कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। फिर फॉर्मूलाज में लिखना था आपने दूसरी लाइन से, और थर्ड लाइन और यहाँ तक इवेल्युएशन तक, ठीक है। और ये आखिरी लाइन जो थी ये एक MCQ था कि कंडीशन क्या हो सकती है, ट्रू और फॉल्स हो सकती है। और फॉर्मूला पे भी आपको एग्जांपल दे सकते हैं जैसे इज इक्वल टू A1 + B1, सिंपल सी एग्जांपल। तो ये किसकी एग्जांपल बन जाएगी, फॉर्मूला की एग्जांपल। ओके, ये सारी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है तीनों, लेबल की, वैल्यू की और फॉर्मूला की। उसके बाद सेल रेफरेंस और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बोला था आप स्टार्ट से याद करेंगे, और यहाँ तक जाएगी डेफिनेशन किसकी है, एड्रेस की। और उसके बाद यहाँ से लेके एंड तक ये बनेगी किसकी, ये बनेगी रेंज की। और ये रेंज में पूछ भी सकता है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहते हैं फर्स्ट एड्रेस, देन लास्ट एड्रेस, और बीच में क्या होता है, कॉलन आता है, ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन आया होता है, और जब भी टेस्ट वगैरह होता है, टिप्स वगैरह या यहाँ पे देखिएगा तो ये क्वेश्चन लाजमी होगा, ठीक है जी। कि एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है, ठीक है जी। तो जो सबसे पहले है रिलेटिव, उसका मैंने आपको बोला था यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, और आपने लिखना है यहाँ तक, फॉर्मूला तक। उसके बाद ये एग्जांपल दे देनी है, इज इक्वल टू A1 + B1। इसी तरह जब एब्सोल्यूट आएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ तक लिखेंगे, प्लस ये एग्जांपल दे देंगे, बस डॉलर डॉलर साथ आ जाएगा। और ये MCQ की बात है कि डॉलर जो है वो किस में हम यूज करते हैं, रिलेटिव में या रेफरेंसिंग में यूज करते हैं। और उसके बाद नेम कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेम से, और आप यूज कर सकते हैं यहाँ तक, प्लस एक एग्जांपल दे देंगे। पहले आप ये लिखेंगे फॉर्मूला, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देंगे कि हमने जो है नेम दे दिया तो उसके बाद ये बन गया। और ये एक MCQ के तौर पे यूज कर लेना कि इंसर्ट नेम और डिफाइन, ठीक है, ये याद कर लेना। उसके बाद फॉर्मूला के साथ काम कैसे करते हैं वो आपने याद करना था। तो यहाँ से लेके फॉर्मूला की डेफिनेशन, और आपने याद करनी थी यहाँ तक। यहाँ तक मैंने बोला था करने ज़्यादा बेहतर है। कैलकुलेशन एग्जीक्यूट इमीडिएटली, कोई एक एग्जांपल फॉर्मूला की जैसे इज इक्वल टू A1 + B1, जैसे पहले एग्जांपल करते हैं। उसके बाद लिंकिंग वर्कशीट, अगर ये क्वेश्चन आता है आपको तो यहाँ से स्टार्ट करें, और आपको अगर पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज अपने वर्डिंग में लिख दें। बट उसमें दो चीज़ें आपने बतानी है बस, कि अगर दो डिफरेंट वर्कशीट्स हैं तो उसको कैसे कंबाइन करते हैं ये फॉर्मूला के साथ, ठीक है, प्लस एग्जाम्पल जैसे ये दी हुई है, अपनी वर्डिंग में भी आप लिख सकते हैं। उसका फंक्शन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या थी जी, यहाँ से स्टार्ट करें आप फंक्शन से। उसके बाद आपने याद करनी थी, वैसे तो यहाँ तक खत्म हो रही है, लेकिन अगर आप ये ऐड कर दें पूरा पैराग्राफ लिखते फिर ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप यहाँ तक भी लिख दें तो कोई बात नहीं, प्लस कोई एग्जाम्पल, जो नीचे इतनी एग्जाम्पल्स लिखी हैं ये इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक MCQ का फंक्शन कितनी वैल्यूज रिटर्न करता है और कितनी वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट कितनी करता है उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, और वापस कितनी करता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंगल वैल्यू वापस करता है। उसके बाद
ये मैंने बोला था टुडे में कोई भी पैरामीटर नहीं होता और स्क्वायर रूट के अंदर एक पैरामीटर होता है, ठीक है, ये बताया था आपको। और फंक्शन विजार्ड की डेफिनेशन तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बस याद कर लीजिए एमसीक्यू के अंदर कि फंक्शन विजार्ड को हम कैसे लगाते हैं, इंसर्ट देन फंक्शन, ओके। और लास्ट जो आज ही हमने पढ़ा अभी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्राफ होता है, चार्ट होता है, वो क्या है, तो आप ये याद करेंगे। और प्लस एमसीक्यू आता है कि हमारे पास कितनी तरह के जो चार्ट्स हैं, तो चार तरह के, अगर चार तरह का नहीं लिखा हो तो फिर चारों के नाम लिखे होंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर जो है आपका जो 9th है वो कंप्लीट है। चले तो इसमें से जस्ट आपने एमसीक्यू के तौर पे देखना है चैप्टर नंबर 10 के स्टार्ट में ओवरव्यू। सबसे पहले कि आरपानेट जो था वो आया था सबसे पहले, किस कंपनी ने बनाया था, आरपा ने। और आरपा का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है, ए से एडवांस, आर से रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी। कब बना था, 69 के अंदर। और इसका पर्पस था कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है वो आपस में कोलैबोरेट कर सके, ओके। और यहाँ पे सिर्फ 4 होस्ट थे, ये एक एमसीक्यू आता है, ये लिखा हुआ है, ये देयर वर ओनली 4 होस्ट, मतलब मेन जो कंप्यूटर थे बड़े बड़े जिन्होंने कनेक्ट किया हुआ था वो कितने थे, सिर्फ 4 थे, ये एमसीक्यू आता है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ होस्ट या सर्वर्स इन आर्कनेट, तो कितने हैं, 4। ये डेफिनेशन लिखी है होस्ट की, अगर आती है तो आपको पता होनी चाहिए कि होस्ट कंप्यूटर क्या होता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो हम पीछे याद भी कर चुके हैं, सर्वर कि जो सबको सर्व करता है, जिसको हम रिक्वेस्ट करते हैं उस कंप्यूटर को बोलते हैं सर्वर। उसके बाद इसके बाद आया था नया नेटवर्क जिसको बोलते हैं NSF नेट, एन से नेशनल, एस से साइंस, एफ से फाउंडेशन, ओके। इसमें 5 सुपर कंप्यूटर थे, मतलब 5 जो थे वो होस्ट थे, यहाँ पे 4 थे ना, यहाँ पे 5 है। और उसके बाद जो है वो इंटरनेट आ गया था, इसके बाद इन दोनों के बाद जो था, जो नेटवर्क आया था उसका नाम था इंटरनेट, ठीक है। बस ये चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, लेकिन अगर कभी शॉर्ट क्वेश्चन आया तो भी आप लिख सकते हो फिर उसके बाद। तो इस तरह एक पैराग्राफ बना के 1969 में था तो आरपा आया था, आरपा नेट आया था, उसमें 4 जो थे वो सुपर कंप्यूटर्स थे। उसके बाद एक लाइन में लिख दिया आपके NSF नेट आया था, उसमें 5 सुपर कंप्यूटर्स थे, ठीक है, वो उससे फास्ट था। फिर उसको मिला के हमने क्या बनाया, इंटरनेट बना दिया। ये 4-5 लाइनें बन जाएंगी, आप अपनी वर्डिंग में लिखे ना, तो क्वेश्चन बन जाएगा शॉर्ट आंसर। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, एड्रेसिंग स्कीम। तो एड्रेसिंग स्कीम क्या होता है, ये हमने बात की थी कि जैसे कंप्यूटर, जैसे मोबाइल होता है, हम कॉल वगैरह करते हैं तो नंबर होगा तो कॉल करेंगे ना, सेंडर के पास भी होना चाहिए और रिसीवर के पास, दोनों का फ़ोन नंबर होता है। तो इसी तरह से हम इंटरनेट पे अगर बात करें तो इंटरनेट के ऊपर भी एक होता है नंबर, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप सर्च बार में जाकर लिखना CMD, तो ये ब्लैक सी स्क्रीन आती है। अच्छा, हमने अक्सर आप लोगों ने याद किया CLI, ये है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। अगर आप यहाँ पे लिखे ना IP config, तो ये देखना आपके पास IP आ जाएगा, ये मेरा IP है इस वक्त 192.168.0.106, ठीक है, ये मेरा IP है। तो ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, इसलिए मेरा IP है। अगर इंटरनेट ना होता तो मेरे पास IP नहीं होना था, ठीक है। ये देखिए बता रहा है वायरलेस लैन यूज कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, तो अब अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो क्या लिखेंगे आप, पर्पस ऑफ इंटरनेट इज टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन वायरली स्प्रेड कंप्यूटर्स। Computer can send and receive data to each other. Any computer may initiate a transaction at any time. For this reason, the source machine must have a unique identification of destination computer. तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप जो है वो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ से कर ले ज़्यादा प्रॉपर हो जाएगा कि कंप्यूटर कैन सेंड, तो कंप्यूटर जब डाटा सेंड रिसीव कर सकता है तो कोई भी कंप्यूटर जब ये वाला काम कर सकता है, मतलब सेंड करने वाला और रिसीव करने वाला। इसलिए हम एक कंप्यूटर को कहते हैं सोर्स, मतलब जो सेंड करता है, दूसरा कौन सा होता है, डेस्टिनेशन। बस उसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और हर कंप्यूटर जो इंटरनेट के ऊपर होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन यूनिक होती है, और उसकी टाइप्स कितनी है, 2। यहाँ तक आप लिखोगे, मतलब यहाँ तक खत्म हो गया, फिर आप लिखते हैं जो 2 टाइप्स होती हैं, ये हेडिंग दे रहे हैं टाइप्स की, और ये दोनों के नाम लिखते हैं। और ये MCQ भी आता है कि एड्रेसिंग स्कीम कितनी तरह की होती है, आप कहते हैं 2 टाइप्स की होती है, IP एंड DNS, ठीक है। एक शॉर्ट किया हो गया, और MCQ भी गुजर गया हमारा कि टाइप्स कितनी होती है। फिर IP अगर शॉर्ट में आता है
तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि हमारी सारी मशीन्स हैं वो स्टेट मतलब डिफरेंट हो, सब अलग अलग हो, मतलब सबका एड्रेस सेम ना हो। तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट के ऊपर एक यूनिक एड्रेस जो है वो असाइन करेंगे और उसको बोल लेते हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और 32 बिट का टोटल साइज है, उसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं। ऑक्टेट मतलब 8 नंबर होते हैं, 4, और बीच में डॉट आता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं, बट एग्जाम्पल में ये याद रखिएगा कि आपका जो एग्जाम्पल है ना उसमें वैल्यू कोई भी आ सकती है, फिर डॉट आएगा, कोई भी वैल्यू आ सकती है, डॉट, कोई भी वैल्यू आ सकती है, डॉट एंड कोई भी वैल्यू, 4 वैल्यूज आ सकती है। बट वो वैल्यू 0 से लेकर 255 की रेंज में हो, मतलब 0 से छोटी ना हो और 255 से बड़ी ना हो, ठीक है जी। जैसे मैंने लिखा 10.20 डॉट 100.245, ये भी ठीक है, क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज देखें 0 से लेकर 255 में ही आ रही है, रेंज में आ रही है, ना 0 से छोटी की वैल्यू है, ना ही 255 से बड़ी की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप ये याद करना चाहते हैं ये याद कर लें, या कोई भी खुद से भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे अगर आप ये वाली भी देखें, तो ये 192, अब ये देखें 0 से 255 के बीच में आ रहा है, ये भी वैल्यू 0 भी और 106, 4 वैल्यूज हैं और चारों उस रेंज में ही आ रही हैं, ना उससे बड़ी है ना छोटी है, ओके। उसके बाद इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि इसमें ऑक्टेट्स होते हैं, इसका मैंने क्वेश्चन भी आपको लिखवाया था कि कितने ऑक्टेट्स होते हैं और ऑक्टेट्स का मतलब क्या है। मतलब मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखवाया था कि हाउ मेनी ऑक्टेट्स आर इन आईपी एंड व्हाट डज इट मींस, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन लिखवाया था। अगर आईपी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, इस तरह का क्वेश्चन आता है ऑक्टेट से रिलेटेड, तो फिर आप ये लिखेंगे कि नंबर जो होते हैं वो 4 होते हैं, 4 मतलब 1 2 3 4, मतलब 4 ग्रुप्स होते हैं, और इनको ऑक्टेट कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये 8 बिट्स होती हैं, 8 बिट्स, तो 8 बिट्स का मतलब 2 की पावर 8। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो 8 का मतलब 2 की पावर 8, वो कितना बनता है, 256। जब 256 को जब मैं काउंट करता हूँ जीरो से, तो फिर 255 बनता है, क्योंकि मैंने जीरो को भी काउंट कर रहा हूँ ना। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता फिर 256 तक जाता, लेकिन जब जीरो को काउंट करते हैं, काउंट कह रहा हूँ मैं, ऐड नहीं कह रहा, जब काउंट करते हैं फिर 255 तक होता है, ओके। तो इस तरह से वैल्यू आती है और इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, ओके। यहाँ तक ऑक्टेट का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन आता है कि आईपी एड्रेस, आईपी कह रहा हूँ स्टैटिक और जो डायनेमिक होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ से देखें, एवरी मशीन ऑन द इंटरनेट हैज यूनिक आईपी एड्रेस, अ सर्वर हैज स्टैटिक आईपी एड्रेस दैट डज नॉट चेंज वेरी ऑफन, और अ होम मशीन दैट इज डायल्ड थ्रू अ मॉडेम ऑफन हैज आईपी एड्रेस दैट इज असाइंड बाय आईएसपी। चलिए, इसने वो प्रॉपर डिफरेंस नहीं बताया, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ प्रॉपर। एक होता है क्वेश्चन स्टैटिक आईपी, एक आता है डायनामिक आईपी। स्टैटिक है तो उसमें हम कह सकते हैं कैन नॉट बी चेंज, और ये क्या होता है, कैन बी चेंज, ठीक है जी। और ये किसका होता है, ये सर्वर का होता है, और ये किसका होता है, लोकल कंप्यूटर का होता है, ठीक है जी। इस तरह से बस दो ही इसमें डिफरेंस बनते हैं कि वो चेंज कर सकते हो, ये चेंज नहीं होता, ये सर्वर का होता है, लोकल होता है। दूसरा अगर आप बताना चाहें तो इसका मतलब भी बता सकते हैं कि स्टैटिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये पूरा लिख देंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, डायनामिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये 3 डिफरेंस बन सकते हैं, इसके अलावा कोई और है ही नहीं इसमें, ओके। और इसके अलावा जो है ये एक एमसीक्यू आ सकता है कि आईपी डेट इज असाइंड बाय आईएसपी, कि आईपी जो होता है वो असाइन कौन करता है, आईएसपी। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आईएसपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब जैसे हमारे पास कौन है, पीटीसीएल है, वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इसी तरह जैज, वो इंटरनेट हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इन सबको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है।
अच्छा जी, फिर हम कहते हैं कि ये जो आईपी है, जैसे इसने सर्वर की एक एग्जांपल दी है, ये है। तो अब बंदा कहता है जी ये याद नहीं मुझसे होता, नंबर्स मुझसे याद नहीं होते, जो जो नंबर्स होते हैं, तो अब क्या करें। अब हम इसको किसी चीज़ के साथ चेंज करें, जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके साथ हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम कहते हैं, उसका नाम है डीएनएस। डीएनएस मतलब, डीएनएस का मतलब यहाँ पे नहीं लिखा हो, देख लीजिएगा। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम, ये इसका मतलब है डीएनएस का, डोमेन नेम सिस्टम। अब ये होता क्या है, ये स्टार्ट से आपने याद करना है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मुश्किल होती है स्ट्रिंग्स याद करने में, नंबर्स मतलब इतने लंबे नंबर्स होते हैं। स्ट्रिंग या पूरी स्ट्रिंग मतलब मल्टीपल चीजें, एक के बाद दो, दो के बाद तीन सुना आ रही है। तो अब अक्सर चेंज होता है, चेंज सर्वर का भी होता है। कैसे, एक सर्वर का चेंज नहीं होता, मल्टीपल सर्वर का। जैसे यूट्यूब है उसका एक आईपी है, फेसबुक है उसका आईपी है, ट्विटर यूज करना है मैंने उसका आईपी है, और जी मैंने कोई क्लासरूम ओपन करना है उसका आईपी, मतलब हर डिफरेंट जितने भी सर्वर्स हैं उनका अपना अपना आईपी होता है। तो अब उन सर्वर्स को हमने ह्यूमन रीडेबल नेम के साथ चेंज करना है, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। ओके, तो यहाँ तक इसका आंसर है। प्लस एग्जाम्पल अपनी लाजमी देनी है, जैसे hotmail.com एक एग्जाम्पल है। इसी तरह आप दे सकते हैं www.gmail.com, इसी तरह www.youtube.com, जितनी भी ये वेबसाइट्स है ना, किसी का एक का नाम लिखते हैं तो वो इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। ओके, इसका फायदा, ये लिखा हुआ फायदा, अगर कभी क्वेश्चन आता है इसका फायदा बताएं तो वो ये है। और आप इसके साथ ऐड भी कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहते हैं। इट इज ईजियर फॉर मोस्ट ऑफ अस टू रिमेंबर इट देन इट इज टू रिमेंबर एन आईपी एड्रेस। बजाय इसके कि हम आईपी को याद रखें, इसको याद रखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमें पता है कि 01 की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में जब भी हम काम करें वो इतना आसान नहीं होता, ये ज़्यादा आसान है इंग्लिश की फॉर्म में। उसके बाद मैंने एक एमसीक्यू मार्क करवाया था कि जो डोमेन नेम सिस्टम होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है होस्ट नेम और डोमेन नेम। डोमेन क्या होता है, कुछ एंड पे लिखा होता है, जैसे ये .com, .edu, .gov, MIL वगैरह। होस्ट नेम जो जैसे वो है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जिसका मेन नेम होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट नेम, बाकी जो होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम। उसके बाद है कि अगर आपको खाली डोमेन की डेफिनेशन आती है तो डोमेन की डेफिनेशन क्या होगी, डोमेन की डेफिनेशन आती है या फिर टॉप लेवल डोमेन की आती है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, बल्कि अब यहाँ से स्टार्ट करें कि द नेम www.hotmail.com actually has two parts, host name and domain name. The domain represent the institution which uses the address. These domain name are called top level domain. Plus आपने कम से कम दो एग्जाम्पल देनी है। जैसे .com आप लिखेंगे, आगे लिखेंगे ये बिजनेस और कमर्शियल की होती है। .edu लिख दें एजुकेशनल, इसमें से कोई से दो आप लिख दें, बट याद अपनी सारी करनी है क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है। और आसान ही है, .com कमर्शियल से फर्स्ट थ्री लेटर्स हैं, edu एजुकेशन, gov गवर्नमेंट को कहते हैं, MIL मिलिट्री है, org ऑर्गेनाइजेशन। तो नाम से पता चल जाता है और ये आपने याद करनी है, ये एमसीक्यू वगैरह जो है ना वो आ सकते हैं।